सभी साथियों, आज पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। जो पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को इस क्लास में देखते हैं। तो सभी लोग जल्दी से, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, वो जल्दी से इस क्लास में आ जाए। पहला प्रश्न है, कक्षा में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तौरंग की स्थापना की थी, जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़क संस्कृति की समस्याएं। किन किन को देखता था तौरंग? तौरंग सबसे पहले बताते हैं कि तौरंग की स्थापना है वो एक जंगल से की गई है। किससे की गई है? जंगल से, यानी वन से। तौरंग वन झारखंड में पाया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक है कि झारखंड के लोग वन को, जंगल को अपनी भाषा में तौरंग कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से सही है। तो इतना तो कन्फर्म है कि वनों की समस्या है, ये तो सी तो कन्फर्म है। इसके बाद भूख की समस्या है, ये दोनों ही तौरंग की स्थापना की, जब स्थापना हुई थी तब ये दोनों को ही देखा गया था, भूख की समस्याएं और वनों की समस्याएं। तो बी इसका सही जवाब है, बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार, समाज और खेल से, प्रतियोगिताएं आयोजित करना किससे? प्रतियोगिताओं से, जो प्रतियोगिताएं की जाती हैं उनसे, परिवार से, परिवार और समाज और खेल से, खेल और समाज से, खेल और परिवार से, या परिवार से। जो सहयोग भावना से कार्य करने की का अभिप्राय है वो किससे सीखा जा सकता है? सहयोग से, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसको सहयोग भावना कहा जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें तीनों ही ऑप्शन समाहित हैं, जैसे परिवार, समाज और खेल। इनसे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। किससे? परिवार, समाज और खेल, तीनों से ही सीखा जा सकता है। सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, भृंग, मधुमक्खी। ऐसा कौन सा कीट है जो सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? चींटियां, दीमक, भृंग, मधुमक्खी। सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। चींटियों को रखते हैं, दीमक को भी रखते हैं और मधुमक्खी को भी रखते हैं, लेकिन भृंग को नहीं रखते हैं। सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
बलसाण शहर हैदराबाद तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस शहर में स्थित है? बलसाण शहर है जो हैदराबाद शहर और तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, ये बताना है आपको। केरल यहाँ पर है और तेलंगाना यहाँ पर है। जैसे मैप में देखते हैं, यहाँ पर होगा उत्तर और पश्चिम। कहाँ पर होगा? उत्तर पश्चिम। डी फॉर डेनमार्क। ये है आप मैप, इसमें देखते हैं। जैसे ये केरल, ये केरल है, ये तेलंगाना है। इसकी सापेक्ष क्या है? उत्तर और पश्चिम। ये जवाब, ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? कौन सी ऐसी मुद्रा है जो अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपए, दिरहम, टका। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर है, रुपए है, दिरहम है, टका है। अबू धाबी में प्रचलित कौन सी है? अबू धाबी में प्रचलित मुद्रा है दिरहम। सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, ओडिशा। असम का लोक नृत्य क्या है? असम का लोक नृत्य है बिहू। मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, लेकिन चेराव मिजोरम का नृत्य। कहाँ का? मिजोरम का। बी फॉर बॉम्बे सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? मध्य प्रदेश,
राजस्थान, पंजाब, बिहार। कम बारिश होने के कारण भूजल को जो बारिश होती थी उसका पानी छतों पर भरने की प्रचलित प्रणाली राजस्थान में है। बी फॉर बॉम्बे इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश और असम से निकलती है। भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का, तृतीयक सामाजिकरण का। भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार को प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम माना जाता है। ए फॉर आगरा। अगला जवाब, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका जवाब दें सभी लोग। तो वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था मध्य प्रदेश से, और 1970 के दशक में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बागों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तबादला, स्थानांतरण का द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, या विस्थापन। इसको कहेंगे विस्थापन। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कीट, विषाणु, फफूंद, जीवाणु। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है? जो आयोग ने आंसर माना था वो माना था फफूंद, लेकिन फफूंद और बैक्टीरिया ये दोनों ही होते हैं। तो ए और सी इसका सही जवाब है। वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन सही मानना है। अगला प्रश्न, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उस पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षणों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात उसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे।
हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका। भोज्य पदार्थ के प्रमाण और पैकिंग की अवधि में कई पर्यवेक्षणों का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही। तो इसका आंसर क्या है? ABCD। A फॉर आगरा सही जवाब। अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ तेल का छिड़काव करें। मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए जिससे उनका प्रजनन रुक जाता है, लेकिन मच्छरदानी का प्रयोग करने से प्रजनन नहीं रुकता। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न, दस्त के रोगियों को निम्न चिकित्सक, जो दस्त के रोगी हैं उनके लिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। यह भी बात सही है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है और उबालने पर पानी कैसा हो जाता है? जीवाणु रहित। तो डी फॉर डेनमार्क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया है। भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। संतुलित आहार क्या है, इसकी चर्चा करना। साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है? जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहती है कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य? इस चर्चा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करने। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न, कक्षा 4 5वां अध्याय अनिता एवं मधुमक्खियां में। अनिता कुशवाहा नाम की एक लड़की है। लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है कि यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा सक्षम और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी को
बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? उसकी जो दादी है वो कहानी बच्चों को कहती है। इससे क्या प्रेरणा मिलेगी बच्चों को? तो बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। बी फॉर बॉम्बे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। विद्यार्थियों के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित हो। ईबीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है कौन सा? विद्यार्थी पर केंद्रित शिक्षा विद्यार्थी पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं मैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। याद करना यहाँ से गलत हो गया। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिकरण प्रस्तुत करने को कहते हैं। मौखिकरण करना यहाँ से ये गलत हो गया। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्र संग्राम के अनुभवों को एकत्रित करने को कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से यहाँ से गलत हो गया। सी फॉर चेन्नई इसका सही जवाब है। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्र संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थान विशेष की समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाना चाहिए और बनाया जाता भी है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तुएं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दूरियां नाप सकते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर से देखी जाती है। उत्तर दिशा ऊपर से देखी जाती है, ये बात सही है। इसके बाद हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किस स्थान को जमीन से देख रहा है। ए भी सही है। ए और डी यानी डी फॉर डेनमार्क इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है?
किसका माध्यम? पाठ्य पुस्तकें, सिर्फ साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? समाचार पत्र की रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थिति से सीखता है, वह प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य, विद्यार्थियों के सर्वोत्तम कार्य को सुन लेना। अगला प्रश्न, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। डी सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराय नाम का एक व्यक्ति है। फराय अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्रित करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यम पर एक वीडियो दिखाएं। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं, उन पर चर्चा करें। ए और सी, इसका सी फॉर चेन्नई सही जवाब। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य क्या है? इस क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। सी फॉर चेन्नई। अगला प्रश्न है, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती है। छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं है, समझती है, क्योंकि वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। बी फॉर बम्बई। ये पेडागॉजी की क्लास थी सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए। तो सभी लोग, यदि इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
वो लोग सब्सक्राइब करें और अपनी जो सीटेट एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं सभी लोगों के लिए। नमस्कार।